वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम सभी लोगों ने कैटालिसिस या उत्प्रेरण को स्टार्ट किया था। उत्प्रेरण के इससे पहले मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख लें। सीक्वेंस से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्रम से आप देखेंगे, आपको वीडियोस भी समझ में आएगा और आपका एक भी टॉपिक एग्जामिनेशन का नहीं छूटेगा। हम बात करते हैं आज के टॉपिक में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण, या जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कैटालिसिस। देखो, एंजाइम कैटालिसिस बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया क्वेश्चंस है। इसके क्वेश्चंस 3 फॉर्मेट पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एंजाइम उत्प्रेरण से आप क्या समझते हो, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एंजाइम कैटालिसिस पर या एंजाइम उत्प्रेरण पर शॉर्ट नोट लिखो। तीसरा क्वेश्चन, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो एवं इसकी क्रियाविधि को समझाओ। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा ना आकर के इसका पार्ट पूछेगा कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करो। और चौथे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं। किसी भी एक एंजाइम का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये एंजाइम कौन से परिवर्तन को करता है या किस परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डेवलप होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूँकि बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसके मैं 2 सेक्शन बनाऊंगा, एंजाइम कैटालिसिस 1 और एंजाइम कैटालिसिस 2। तो इनमें दोनों पोर्शन में मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से ना बचे। बस ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप रेगुलरिटी मत तोड़िएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर मुझे क्वेरी बता सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर पाऊँ। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी तक हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लेड कक्ष विधि, संपर्क विधि, या नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, ये सारी क्या थी, रासायनिक अभिक्रियाएं थी, केमिकल रिएक्शंस थी, जिसमें हम 2 केमिकल्स को मिला रहे थे, फाइनली आपको रिएक्शन हो रही थी। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन नहीं थी, मतलब जीवित कोशिकाओं की रिएक्शंस नहीं थी। अगर ये मतलब बाहर थी, निर्जीव चीज़ें थी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हम SO2 गैस का यूज़ कर रहे हैं, O2 गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। अब हम बात करते हैं उन रिएक्शंस की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, जो जीवित कोशिकाओं में होती हैं। जीवित कोशिकाओं में मतलब ह्यूमन्स में हो सकती हैं या पेड़ पौधों में हो सकती हैं। तो पेड़ पौधों में या ह्यूमन में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी अभिक्रियाएँ होती हैं वह किस नाम से जानी जाती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से। किस नाम से जानी जाती हैं, देखो यहाँ लिखा है, वनस्पति एवं जंतुओं के शरीर में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद देखिए, जैसे हमारी जो रिएक्शंस थी जो निर्जीव जगह पर थी, उनमें हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर भी ये भी तो रिएक्शंस हैं। तो इन रिएक्शंस में हम जिन उत्प्रेरकों का यूज़ करेंगे उन उत्प्रेरकों को कहते हैं एंजाइम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं को उत्प्रेरित करते हैं। कौन उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम। अब बात आती है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या नहीं लिखा मैंने, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम के बारे में पहले याद रखिए कि ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त, मैं लिखना भूल गया, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, या कहें तो प्रोटीन है।
प्रोटीन क्या होते हैं? यही होते हैं। प्रोटीन भी क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि हर प्रोटीन एंजाइम होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटीन की कैटेगरी में एक कैटेगरी कौन सी है? एंजाइम। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रोटीन क्या है, तो आपका आंसर होता है कि प्रोटीन क्या है? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। देखो इसको समझो यहाँ पे। देखो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, उसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या होती है? कोशिका, या जिसको हम बोलते हैं सेल। अब हम बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो तो एक बड़ा अणु है, एक तरह से पॉलीमर है, बहुलक है जिसको हम कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक है, प्रकृति ने दिया है। जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो प्रोटीन के तोड़ने से हमको मिलता है पॉलीपेप्टाइड, फिर उसको भी तोड़ने से मिलता है पेप्टाइड, फिर उसको भी तोड़ने से हमको मिलता है डाईपेप्टाइड, फिर उसको भी तोड़ने से हमको मिलता है एमिनो अम्ल। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये हुआ कि एमिनो अम्ल के कई सारे एमिनो अम्ल जुड़ जाएं। जैसे एक एमिनो अम्ल है, दूसरा एमिनो अम्ल है, तीसरा एमिनो अम्ल है, 15वां एमिनो अम्ल है, 50वां एमिनो अम्ल है, ऐसे कई सारे एमिनो अम्ल जब जुड़ जाते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। मतलब कहने का ये हुआ कि एमिनो अम्ल के बहुलकीकरण से, अमीनो अम्ल के जुड़ने से जो हमको लास्ट में मिलता है उसका नाम होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक तरह का बहुलक है और इसका निर्माण किससे हुआ है? एमिनो अम्ल से। अब देखो नाम से सुनो, एमिनो अम्ल। अब देखो आप सभी को पता है कि ये जो NH2 होता है इसको बोलते हैं एमीन। ये कौन सा समूह है? एमाइन ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि COOH को हम क्या बोलते हैं? एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम ऐसे लिख दें RCH COOH एंड NH2, ये हमने एक फॉर्मूला लिखा। अब आप देखो इस फॉर्मूले में एमीन ग्रुप है और एसिड ग्रुप है और ये कार्बनिक यौगिक है। देखो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कई सारे कार्बन है इसमें, R का मतलब भी कई सारे कार्बन हो सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एमीन ग्रुप भी है, जिसमें एसिड ग्रुप भी है, तो इसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के कांटेक्ट में आता है, मान लो ये एमिनो एसिड था और इसके कांटेक्ट में एक दूसरा एमिनो एसिड आ गया, दूसरा एमिनो एसिड मान लो यही वाला था, तो देखो यही तो एमिनो एसिड लिखा है हमने, बस लिखने का तरीका बदल दिया। देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ के देखो, R CH NH2 COOH। तो ये भी एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है। जब ये दोनों एमिनो एसिड एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इसमें से एक अणु जल का निकल जाएगा। जल का अणु निकलने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को स्ट्रक्चर के तौर पर बना के देखो क्या बनेगा, RCH NH2 CO NH CH R COOH। तो देखो ये एक एमिनो एसिड दूसरे से जुड़ा, एक कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड तीसरे से जुड़ेगा, फिर एक नया बनेगा, फिर वो चौथे से जुड़ेगा। तो आप बताओ, इस तरह से जुड़ते लास्ट में आपको एक बड़ा सा कंपाउंड मिल जाएगा, बड़ा सा अणु मिल जाएगा। आप बताओ CH4, इसका अणु भार कितना होता है? तो आप कहते हो C का परमाणु भार 12 है, H का परमाणु भार 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो बताओ CH4 का अणु भार कितना है? 16। तो बताओ इस कंपाउंड का अणु भार कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगा। C का 12 होता है, O का 16 होता है, N का 14 होता है, H का 1 होता है। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो अणु भार 2 एमिनो एसिड का तो ज्यादा हो गया, 3 का और ज्यादा हो जाएगा, 50 का और ज्यादा हो जाएगा, 100 का और ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ ये जो कंपाउंड आपको मिला है, इस कंपाउंड में देखो नाइट्रोजन मौजूद है और अणुभार इसका बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पता नहीं कितना बड़ा है, हमें कुछ पता तो है नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे?
उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। देखो एंजाइम इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम एक टाइप की प्रोटीन है, ठीक है। और वो जो प्रोटीन है वो जल में जब डिसॉल्व होती है तो वो एक कोलाइडल स्टेट में रहती है। देखो मैंने अभी ना तो कोलाइडल स्टेट बताया है, मगर हर चीज़ टाइम पर ही आएगी। एक साथ में एक ही लेक्चर में सब चीज़ कवर कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। जो चीज़ें समझाने वाली है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं या कहें तो जो जंतुओं और वनस्पतियों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को जो पदार्थ उत्प्रेरित करते हैं वह कहलाते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो आंसर याद रखिए कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। मैंने देखो यहां एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी है। आगे आप लिख सकते हो कि यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाती है, अगर लिखना चाहो तो। अदरवाइज आपके लिए कितना लिखना पर्याप्त है कि जंतुओं और वनस्पतियों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं को जो पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं को हम एंजाइम जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और खास बात यह है कि एंजाइम केवल और केवल जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं। अगर जीवित कोशिकाएं हैं तो एंजाइम बनेंगे, गैर जीवित कोशिकाओं में एंजाइमों का निर्माण नहीं होता है। चूंकि ये केवल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं इसलिए इस घटना को हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरण। देखो इस नाम से आपको शॉर्ट नोट आता है, आपसे पूछा जाता है एंजाइम उत्प्रेरण क्या है तो लिख दोगे। आपको एंजाइम की जगह क्या लिख सकता है? जैव उत्प्रेरण या बायोकैटालिसिस क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। अगर हम आपसे पूछें कि आप एंजाइम उत्प्रेरण पर या जैव उत्प्रेरण पर शॉर्ट नोट लिखो या टिप्पणी लिखो तो आप क्या लिखोगे कि जंतुओं एवं वनस्पतियों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं वह जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं में जो पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वह एंजाइम होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। चूंकि ये केवल जीवित कोशिकाओं की रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की ही अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इस घटना को हम जैव उत्प्रेरण अथवा एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। वीडियो को रिपीट करके सुन लेना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पर। हम बात करते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण के एग्जाम्पल क्या हैं। देखो आप जब परिभाषा लिख रहे हो, शॉर्ट नोट लिख रहे हो, तो ये तो आपने परिभाषा लिख दी और एक या दो उदाहरण लिख दिए, आपका काम चल गया। मगर एक दो उदाहरण से आपका काम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं चलेगा। कारण क्या है? जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमें दो एंजाइम याद हैं और हम इससे ऑब्जेक्टिव बना ले जाएं। हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा मूव करना पड़ता है और भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो देखो हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके लिख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बोर्ड पर दो लिखे हुए हैं, उसको पहले आप याद कर लो। सबसे पहले आप याद करो इक्षु शर्करा। इक्षु शर्करा का मतलब है गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा, ठीक है। तो जो गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा है उसका नाम होता है सुक्रोज, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा का नाम होता है सुक्रोज। और सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। C12H22O11, ठीक है। अगर इक्षु शर्करा का हम विलयन बना दें, सुक्रोज का हम विलयन बना दें और उसमें से अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारें तो हम देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो तल होता है वह क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? देखो ये आप सीख चुके हो। कहाँ पर सीखा है आपने? समावयवता में हमने आपको सिखाया था। प्रकाशिक समावयवता में हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। जिन्होंने नहीं सीखा है उनके लिए मेरे वीडियो बनेंगे तो आप सीख लीजिएगा कि प्रकाशिक समावयवता में आपने क्या सीखा था कि जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी पदार्थ के विलयन से गुजारते हैं और यदि वो उसको घुमा दे, घुमाने का मतलब है क्लॉकवाइज घुमा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, तो हम कहते हैं कि ये पदार्थ
ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है, और यदि वो दक्षिण वर्त घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। और यदि वो उल्टी दिशा में घुमा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो ध्यान से समझना कि ये जो सुक्रोज है, देखो आपको मान लो आप कहोगे हमें तो समावेयता नहीं आती सर, तो आप समावेयता फिर से पढ़े क्या? नहीं, आप उतना मत पढ़ो, केवल आप इतनी चीज़ें याद रखो। गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा कौन सी है? इक्ष्ु शर्करा, जिसको हम क्या कहते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज का जो नेचर होता है वो क्या होता है कि ये क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करते हैं, अम्लीय जल अपघटन करते हैं, और इस प्रक्रिया में हम उत्प्रेरक लेते हैं और उस उत्प्रेरक का नाम होता है इनवर्टेज। याद रखिएगा इसे, इनवर्टेज। ये एक एंजाइम है। हमने इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन करा दिया, सुक्रोज से जल की क्रिया करा दी। तो क्रिया कराने से हमको दो पदार्थ प्राप्त हुए, C6H12O6, और एक और पदार्थ प्राप्त हुआ C6H12O6। कहोगे ये दो तो एक ही जैसे लग रहे हैं। एक जैसे नहीं है, इनमें अंतर है। अंतर क्या है ये मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में सिखा दूंगा। फिलहाल इसका नाम क्या है? ग्लूकोज, और इसका नाम क्या होता है? फ्रक्टोज। तो आपने देखा कि आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिल गया। ग्लूकोज घुमाता है क्लॉकवाइज और फ्रक्टोज घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। ग्लूकोज का जो घुमाने का जो गुण है, मान लो वो 80 है, तो सुक्रोज का गुण कितना हो जाता है? 100। तो आप बताओ नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट होगा कि ये जो विलयन है जो आपको मिला हुआ है, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, सॉरी, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको कहाँ घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कहाँ घुमा रहा था? क्लॉकवाइज। तो आप बताओ क्लॉकवाइज से क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब है कि जब तक सुक्रोज था तब तक समतल ध्रुवित प्रकाश क्लॉकवाइज घूम रहा था, और जैसे ही हमने इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया, हमको दो पदार्थ मिले, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिलोमन। तो आपने लिखा सुक्रोज का प्रतिलोमन इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ये विकल्प में पूछा जाता है कि सुक्रोज का प्रतिलोमन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? एंजाइम कौन सा होता है? इनवर्टेज। क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब समावयवता पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बट फिलहाल आप इतना ज़रूर याद कर लीजिए कि जो सुक्रोज होता है उसका अगर हम इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहता है। इसका जो घुमाने का जो गुण है ये क्लॉकवाइज था, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रतिलोमन। और ये जो प्रतिलोमन की प्रक्रिया है ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये हमारा पहला उदाहरण है। ठीक है, आपको ये प्रतिलोमन समझाना नहीं है, ये तो हमने आपको समझाया। आपको पेपर में केवल इतना लिखना है, सुक्रोज का प्रतिलोमन इनवर्टेज एंजाइम द्वारा होता है, और ये समीकरण। क्लियर? अब ऐसा ही एक और उदाहरण हमने नीचे लिखा हुआ है, उसको देखिए। देखो ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। ठीक है, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। आप देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हो, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज इसको हम बोलते हैं ग्रेप शुगर, या जिसको चूंकि अंगूरों में पाई जाती है इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेप शुगर। चूंकि हमारे खून में भी ग्लूकोज रहता है इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। पके हुए आम में भी ग्लूकोज ही पाया जाता है, इसलिए आम और अंगूर को स्पेशली शुगर के पेशेंट से दूर रखा जाता है क्योंकि उनको डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है। देखो फलों में तो शर्करा ग्लूकोज नहीं होती है, फलों में जो शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज, मगर ग्लूकोज आम में और पके हुए अंगूरों में रहता है, और इसीलिए अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा के नाम से इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ब्लड में पाई जाने वाली शुगर को हम ब्लड शुगर भी ग्लूकोज को ही कहते हैं।
चूंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी जाते हो या कभी किसी को बोतल वगैरह चढ़ी हो अस्पताल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि उनको एक बोतल चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बोतल, मगर आप देखते हो, ढूंढते रहते हो, उसमें ग्लूकोज तक कहीं नहीं लिखा रहता है, उसमें एक शब्द लिखा रहता है डेक्स्ट्रोज। तो डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज का ही नाम होता है। तो डेक्स्ट्रोज हो, ग्रेप शुगर हो, ब्लड शुगर हो, और ग्लूकोज तो इटसेल्फ इसका नाम है ही। तो ये जो सारे नाम हैं वो ग्लूकोज के ही नाम होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है, अगर हम चाहें कि इसका परिवर्तन एथिल अल्कोहल में हो जाए, एथिल अल्कोहल में हो जाए इसका परिवर्तन, तो हमको ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में जो परिवर्तन है उसके लिए जो एंजाइम हमको लेना पड़ेगा, उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेस एंजाइम होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, आप केवल इतना याद रखिए, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, बैलेंस बाद में कर लीजिएगा। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का परिवर्तन किस में हो रहा है? एथिल अल्कोहल में। ग्लूकोज का परिवर्तन एथिल अल्कोहल में अगर हम कराना चाहते हैं तो हमें कौन सा एंजाइम लेना पड़ता है? जाइमेस एंजाइम लेना पड़ता है। ये भी विकल्प में पूछा जाता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए पड़ता है? तो याद रखिए, जाइमेस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही हमारे पास अभी 6 एग्जाम्पल और हैं जिसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो, हमारा तीसरा उदाहरण क्या है, आप इसको समझने से पहले हम आपको थोड़ी सी चीज बता रहे हैं, उसको आप पहले याद कर लीजिए, वो आपको काम आने वाली है। देखो, ये जो C6H12O6 होता है, ये अणुसूत्र, ये जो अणुसूत्र है ये किसका होता है? ग्लूकोज का। यही अणुसूत्र होता है किसका? फ्रक्टोज का। देखो, जा और सा लिखा रहता है किताबों में, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैं सा लिखता हूं, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज का, और यही सूत्र होता है किसका? मेनोज का। ये चारों सूत्र किसके हैं? सॉरी, इन चारों पदार्थों का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। ध्यान रखना, ये चारों अलग अलग होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये हम आगे कार्बोहाइड्रेट में आपको सिखाएंगे, मगर अभी आप याद रखिए कि C6H12 का मतलब ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है और मेनोज भी है। इसी तरह से एक चीज और याद रखिए, C12H22O11। ये जो अणुसूत्र होता है ये आपको कम से कम 3 चीजों का देखने के लिए मिलेगा। पहले का नाम अभी आपने सीखा, सुक्रोज। उसके बाद आप याद रखिए माल्टोज, माल्टोज, और उसके बाद एक और याद रखिए लैक्टोज। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दें, सुक्रोज ये गन्ने से मिलने वाली शर्करा है। ठीक है, ये माल्टोज ये स्टार्च से मिलने वाली शर्करा है, या कहें तो अनाज से मिलने वाली शर्करा है, जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। और लैक्टोज ये दूध से मिलने वाली शर्करा होती है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। इन तीनों का ही सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनका सूत्र जरूरी है, मगर इनमें अंतर है। क्या अंतर है ये कार्बोहाइड्रेट में आप सीखिएगा, मगर अभी फिलहाल आप इतनी चीज देख ली है। अब यही चीज हम यहां पर आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। देखो, हमने लिखा, एक चीज मैं बताना भूल गया, एक चीज और देख लीजिए यहीं पे, C6H10O5, मतलब इसके जब ढेर सारे अणु जुड़ेंगे तो C6H10O5 का होल N, ये सूत्र है किसका? स्टार्च का। यही सूत्र है सेल्यूलोज का, और यही अणुसूत्र आपको देखने के लिए मिलेगा इन्यूलिन का। इनमें डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, स्टार्च, सेलुलोज, इन्यूलिन, सूत्र इनका अंतर है, मगर अंतर बाद में है, इनका तो बाद में सीखेंगे, बट इसका अभी हम सूत्र क्या यूज करेंगे? C6H10O5 का होल N। ठीक है, तो आपने ये तीनों चीजें अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। ठीक है, ये जो मैंने मिटा दी है वो रिपीट करके देख लेना। अब हमने क्या करना है? एग्जाम्पल देखो तैयार करना है। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, जल्दी याद हो जाएंगे आपको, और डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल है। देखो, स्टार्च, स्टार्च मतलब C6H10O5 का होल N, इसको क्या पढ़ते हैं? स्टार्च।
इस स्टार्च पर हम जल की क्रिया कराते हैं और यहां पर एक एंजाइम लेते हैं जिसका नाम होता है डायस्टेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? डायस्टेज। तो हम देखते हैं कि ये बदल जाता है C12H22O11 में। किसमें बदल जाता है? C12H22O11 में बदल जाता है और इसको हम बोलते हैं माल्टोज। तो आप देखो माल्टोज, ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है? माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? डायस्टेज। कौन सा एंजाइम जरूरी है? डायस्टेज। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, तो उसका नाम होता है डायस्टेज। इसके बाद हम बात करते हैं माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए। ध्यान से समझना, C12H22O11 हमने अभी भी बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए हम वही जल अपघटन तो कराएंगे, मगर यहां पर उपस्थिति किसकी लेंगे? एक नए एंजाइम की, जिसका नाम होगा माल्टेज। क्या नाम होगा? माल्टेज। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा था माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, तो याद रखें कौन सा एंजाइम जरूरी है? माल्टेज एंजाइम जरूरी है। और ऐसा माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। ठीक है, देखो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? माल्टेज एंजाइम। थोड़ा सा इसकी प्रोसेस समझ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो होता क्या है कि जो हमारा हम अनाज खाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अनाज खाने से हमारे शरीर में क्या पहुंचता है? स्टार्च। फिर हमारे शरीर में जब वो स्टार्च पहुंचता है तो उस स्टार्च को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। वो तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम, जो हमारे शरीर के अंदर हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक एंजाइम पहले आता है डायस्टेज, वो कहता है कि हम स्टार्च को तोड़ देंगे माल्टोज में। फिर अगला एंजाइम आता है, वो कहता है कि अब हमारा काम शुरू हो गया है, तो वो क्या करता है? माल्टोज को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज में। और जब हमारा स्टार्च फाइनली ग्लूकोज में बदल गया तो वो ग्लूकोज हमारे छोटी आंत में जो चूषक होते हैं वो चूस करके ब्लड में मिला देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज आ गया। वो ग्लूकोज पूरे ब्लड में घूमता रहता है और कोशिका के अंदर जब वो ग्लूकोज को जाता है, कोशिका को जहाँ जरूरत होती है ऊर्जा की, तो वो ब्लड से क्या करता है? ग्लूकोज को ले लेता है और फिर उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के बाद हमको मिलती है ऊर्जा, तो उस ऊर्जा से हम करते हैं काम। अगर किसी वजह से ग्लूकोज कोशिका के अंदर ना जाए तो हम कहते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो वो मात्रा यूरिन के माध्यम से, जो हमारा ब्लड है वो प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा? किडनी में। और किडनी से जब वो प्यूरिफाई होगा तो वो ग्लूकोज, एडिशनल ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से हमारा बाहर निकलने लगेगा। तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई, ये शायद कहीं ना कहीं शुगर का पेशेंट है। तो आप खुद से देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं वो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। पॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण है स्टार्च। वो स्टार्च फाइनली किस में टूटता है? ग्लूकोज में। और उसके लिए जो एंजाइमों की ज़रूरत पड़ने वाली है उसका नाम है डायस्टेज और उसका नाम है माल्टेज। डायस्टेज का मैंने काम बता दिया, माल्टेज का मैंने काम बता दिया। इसी तरह से ये देखो यूरिया, आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसको हम बोलते हैं यूरिया, एक खाद है, याद होगा। ठीक है, इस यूरिया का हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ एक एंजाइम लेते हैं जिसका नाम होता है यूरिएज। यूरिएज, ठीक है, यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज कह दीजिए। यूरिएज एक एंजाइम है। देखो कुछ लोग सा लिखते हैं, सा और जा में अंतर नहीं है, आप अपने हिसाब से उच्चारण कर सकते हो। यूरिएज एंजाइम जो होता है वो यूरिया को किस में बदल देता है? अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा एक परिवर्तन है। इसी तरह से जो प्रोटीन है, देखो हम जो खाना खाते हैं, जैसे कहते हैं ना दालों में प्रोटीन होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम दाल में से प्रोटीन खा रहे हैं और वो जाकर सीधा हमारे शरीर में चिपक जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम पहले जो प्रोटीन दालों से
या अनाजों से, जो कुछ भी प्रोटीन युक्त अनाज है उनसे जब हम प्रोटीन को खाते हैं तो पहले वो प्रोटीन टूटता है हमारे शरीर में एमिनो अम्ल में। वो एमिनो अम्ल ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद घूमता रहता है। जिस कोशिका में उसको एमिनो अम्ल ट्रांसफर करना होता है तो वो एमिनो अम्ल ट्रांसफर कर देता है और फिर वो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। तो इस तरह से एमिनो अम्ल से प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है। पहले प्रोटीन वाला खाना हम खाते हैं, उससे टूटते हैं एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल कैसे टूटते हैं? तो याद रखिए, प्रोटीन से जो एमिनो अम्ल में जो तोड़ने का काम है उसका नाम होता है पेप्सिन। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये आमाशय में, पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आमाशय में प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? एमिनो अम्ल में। किस में तोड़ देता है? एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम आमाशय में कौन करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। आपने एक और नाम सुना होगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। तो ये सब चीज़ बायो में आप सीखेंगे हमसे जब हम आपको एमिनो अम्ल सिखाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। एक और आपने सीखा होगा दूध से दही का बनना, ठीक है। इसमें ये भी एक तरह की जैव रासायनिक अभिक्रिया ही है और इसमें लैक्टोबैसिलस जो हमारा एंजाइम होता है वो एंजाइम दूध को दही में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो इस तरह के ये इतने उदाहरण हैं जो हमें एंजाइम उत्प्रेरण के अंतर्गत आने चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके वीडियोस को गैप मत करिएगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में देखिएगा तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी आ जाएगी। ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, जनरल केमिस्ट्री है ये, और न केवल आपको यहाँ बोर्ड में काम आएगी बट आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको भेजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए अगर पसंद आ गया हो तो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।